नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं, इस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड में दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। 38 सीटों पर 20 नवंबर को होगा मतदान। महाराष्ट्र में 7,994 नामांकन पत्रों में से 921 पर्चे रद्द। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी ही पार्टी पर बरसे। कहा, जो वादे पूरे ना किए जा सकें उन्हें गारंटी कार्ड में ना करें शामिल। वादे पूरे करने के लिए संसाधनों का होना जरूरी। शेयर बाजार के बीएसई और एनएसई पर आज शाम 6 से 7 बजे तक होगी स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन। प्री ओपनिंग सेशन शाम 6:45 बजे से शाम 6 बजे तक। और मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड की पहली पारी में गिरे 3 विकेट। सुंदर ने झटके 2 विकेट, वहीं आकाशदीप ने भी लिया 1 विकेट। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पहले बात अगर की जाए विधानसभा चुनाव को लेकर, झारखंड की अगर हम बात करें तो यहां पर दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों के नामांकन जो है वो दर्ज किए गए हैं। नामांकन वापसी के बाद अंतिम रूप से प्रत्याशियों की जो सूची है जारी कर दी जाएगी। दूसरे और अंतिम चरण में होने वाले मतदान में शामिल होने के लिए प्रत्याशियों के द्वारा दाखिल नामांकन में सर्वाधिक नॉमिनेशन धनवार और बोकारो सीट पर हुआ है, जहां 27 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि पहले चरण के लिए 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा और वोटों की गिनती यानी मतगणना 23 नवंबर को होगी। वहीं झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर अब तक कुल 22 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उस पर कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 121.14 करोड़ के अवैध सामान और नकदी को जब्त किया गया है। सर्वाधिक जब्ती राज्य पुलिस द्वारा की गई है। 1 करोड़ से अधिक जब्ती वाले जिलों में खूंटी जिले की बात की जाए जो सबसे आगे है। यहाँ पर 3.03 करोड़ रुपए की अब तक जब्ती की गई है, जबकि 2.80 करोड़ के साथ गिरिडीह दूसरे स्थान पर और वहीं 1.97 करोड़ के साथ पूर्वी सिंहभूम जिला तीसरे स्थान पर है। झारखंड में विधानसभा चुनाव है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनावी मैदान में हैं। नामांकन के समय हेमंत ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसके मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में ही 7 साल बढ़ गई। 2019 में हेमंत के नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल नामांकन पत्र में उनकी उम्र 49 साल बताई गई है। अब हेमंत की उम्र पर विवाद हो गया है और भाजपा ने इसे लेकर सवाल उठाया है। जेएमएम का मतलब ही बन चुका है झोल, मुस्लिम अपीजमेंट, माफिया। अब इस झोल वाली सरकार ने, जिसने अनेकों भ्रष्टाचार के नए नए पैमाने स्थापित किए हैं, अब एफिडेविट में भी घोटाला कर रही है। एफिडेविट में भी करप्शन है। मिस्टर हेमंत सोरेन 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी उम्र बढ़ गई है। 2019 में उन्होंने अपने हलफनामे में एज बताई 42 और 2024 आते आते मतलब 5 वर्षों के बाद उनकी एज हो गई 49। मतलब 5 साल में 7 साल बढ़ गए उनके। अब देखिए यहाँ पर कितना झोल है। इसी प्रकार से करप्शन का झोल, घोटाले का झोल भी इन्होंने भरपूर किया है। एफिडेविट में कई सारी और भी चीजें मिसिंग है। तो ना सिर्फ झारखंड बल्कि अगर बात की जाए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी, यहाँ पर 288 सीटों के लिए जो अगर नामांकन की हम बात करें उसके लिए 7,994 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे और इनमें से 921 नामांकन पत्रों को विभिन्न गलतियों की वजह से रद्द कर दिया गया, जबकि 7,073 नामांकन वैध घोषित किए गए। ये जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी ने दी है। महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर थी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 4 नवंबर है। मतदान 20 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार राज्य में 9,70,25,119 मतदाता पंजीकृत हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बताया है कि 5,22,739 इसमें पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 4,69,96,279 महिला मतदाता और इसके साथ साथ 6,101
तृतीय पक्ष मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा मतदाता पुणे जिले में हैं। यहाँ पर 88,49,590 मतदाता पंजीकृत हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार 3 दिन के बारामती के दौरे पर हैं और वे यहाँ पर 59 गाँव का दौरा कर रहे हैं। आज सुबह उन्होंने बारामती के गुड़वाड़ी में लोगों के साथ संवाद भी किया। अजित पवार अगले 3 दिन तक बारामती में कई बैठक करने वाले हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि राज्य में महायुति की सरकार आएगी। एनसीपी नेता और मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार नवाब मलिक के बारे में पूछे जाने पर अजित पवार ने कहा कि 4 नवंबर तक ये साफ हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ेगा। पूरा पिक्चर क्लियर, कौन कौन कैंडिडेट रहता है, कौन से पार्टी से रहता है, उसका पूरा पिक्चर आपको 4 तारीख को शाम तक मिलेगा, तब मैं आपके साथ बोलूंगा। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सकौली विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को उतारा है। उनका सामना महायुति गठबंधन के बीजेपी उम्मीदवार अविनाश ब्राह्मणकर से होगा। सकौली सीट से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विदर्भ में भंडारा जिला सर्वाधिक धान की पैदावार के लिए जाना जाता है। भंडारा जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन इनमें सबसे हॉट सीट साकोली की है, जिसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले चुनावी मैदान में हैं। 25 साल में 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे पटोले बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर महायुति सरकार पर तंज कस रहे हैं। बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है, महिलाओं का शोषण, महिला अत्याचार बड़े पैमाने महाराष्ट्र में है, महंगाई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है और महाराष्ट्र को बेचने का काम ये सरकार ने जो शुरू किया है और गुजरात को पूरे इंडस्ट्रीज वहाँ पे पहुँचाने का काम इन लोगों ने किया है। तो महाराष्ट्र बचाना हमारा दायित्व है और जनता हमारे साथ है। भंडारा जिले के साकोली विधानसभा क्षेत्र में अविनाश ब्रह्मांडकर, जो कि एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हैं, उन्हें भाजपा ने अपने कमल चिन्ह पर उम्मीदवारी दी है। वो वर्तमान विधायक नाना पटोले के क्षेत्र में सियासी जमीन खिसकने का दावा कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान आमदार यहाँ पर है वो नजदीक पास 25 साल से है। उनको लोगों ने पूरी ताकत दिया, पूरा मतदान दिया, उनके साथ में खड़े रहे। साकोली की जनता खफा है। पिछली बार जो वादे किए गए वो नाना पटोले से पूरे नहीं हुए। भव्य मार्केट बनाने का सपना दिखाया गया, व्यापारियों से 500 रुपए भी लिए गए, लेकिन आज भी व्यापारी इंतजार में हैं। न रोजगार है, न उद्योग, न स्वास्थ्य, न शिक्षा। लोग अब पटोले के पिछले कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, ये इतना जो भी इन्होंने किए, ये दुनिया भर का सौंदर्यकरण, इसका ये सब आधे अधूरे पड़े हुए हैं। मार्केट का प्लान भी बनाए थे नाना जी ने, पर कुछ सब हवा में चलते, जबकि अभी सरकार पिछले टाइम पूरी नाना की थी, पर मार्केट नहीं बनाया उसने। साकोली सीट में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यहां से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है और महायुति गठबंधन में बीजेपी के झंडे तले चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अविनाश ब्रह्मांडकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी से नाना पटोले एक बार फिर सकौली सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महायुति गठबंधन से बीजेपी के अविनाश ब्राह्मणीकर उनको मुकाबला दे रहे हैं। देखना यह है कि 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो जनता किसे चुनती है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, साकोली। और वहीं कर्नाटक सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को खरी खरी सुनाई है। खड़गे ने साफ कहा है कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें, वरना सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। दरअसल खड़गे बेंगलुरु में चुनाव अभियान में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने कर्नाटक में 5 गारंटी का वादा किया था, आपको देखकर हमने महाराष्ट्र में 5 गारंटी का वादा किया। आज आपने बताया कि आप एक गारंटी रद्द कर देंगे। ऐसा लगता है कि आप सब अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन मैं अखबार मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। हम कर्नाटक सरकार के कार्यक्रमों को महाराष्ट्र में दोहराने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से कहा है कि 5, 6, 7 या 8 गारंटी के वादे मत करते रहो। गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर की जानी चाहिए, अन्यथा दिवालियापन हो जाएगा। अगर सड़कों के लिए पैसे नहीं हैं तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाएगा। अगर सरकार विफल होती है तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठों की पार्टी है और कांग्रेस चुनाव में जनता से धोखा करती है। We always had said that the Congress party is a party of liars. Congress party is a party that promises the moon before elections and cheats the people right after elections. The discussion now around the Shakti scheme is an example or an extension of this reality of the Congress. Unmindful, irresponsible promises made during elections, which will burn the exchequer of the state and push the state towards bankruptcy. The fact that even the Deputy Chief Minister is now admitting this reality is a testament to the Congress party's harebrained economics. और बात अगर करें गुजरात की, तो यहाँ अहमदाबाद के पिराना में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कचरा यानी अपशिष्ट संग्रह स्थल पर कचरे से ऊर्जा बनाने के राज्य के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये संयंत्र 375 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा और इसमें 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। इस परियोजना से राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षणों में अहमदाबाद की रैंकिंग में सुधार की उम्मीद है, जिससे पिराना लैंडफिल में कचरे की समस्या का समाधान करने में भी मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी की दिशा में अहमदाबाद का ये कदम भारत के अन्य शहरी केंद्रों के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जो स्वच्छ ऊर्जा और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन दोनों को प्रोत्साहित करेगा। नवनियुक्त रक्षा सचिव आर.के. सिंह ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि पूर्व रक्षा सचिव अरमानी गिरधर जी का गुरुवार को रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद अब आर.के. सिंह देश के रक्षा सचिव का कार्यभार अब उन्होंने संभाल लिया है। तो देश के नए रक्षा सचिव आर.के. सिंह, जिन्होंने कार्यभार संभाला और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें, गुरुवार को इनसे पहले जो रक्षा सचिव थे उनका रिटायरमेंट हुआ और उसके बाद अब नए रक्षा सचिव के तौर पर आर.के. सिंह ने कार्यभार संभाला। और वहीं जाने माने अर्थशास्त्री और लेखक विवेक देबरॉय का आज सुबह निधन हो गया। विवेक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी थे। विवेक देबरॉय 69 साल के थे। मेघालय के शिलोंग में जन्मे विवेक देबरॉय ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। देबरॉय ने इकोनॉमिक्स में ही मास्टर्स किया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का रुख किया था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर विवेक देबरॉय के निधन पर शोक जताते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए राष्ट्रपति ने लिखा, डॉक्टर विवेक देबरॉय के निधन से देश ने एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक बुद्धिजीवी को खो दिया है, जिसने नीति निर्माण से लेकर हमारे महान ग्रंथों के अनुवाद तक विविध क्षेत्रों को समृद्ध किया। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य के बारे में उनकी समझ असाधारण थी। उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। साथ ही डॉक्टर विवेक देबरॉय के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा, डॉक्टर विवेक देबरॉय जी एक महान विद्वान थे जो अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, आध्यात्मिकता और अन्य विविध क्षेत्रों में पारंगत थे। अपने कार्यों से उन्होंने भारत के बौद्धिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। सार्वजनिक नीति में अपने योगदान के अलावा उन्हें भारत के प्राचीन ग्रंथों पर काम करने और युवाओं के लिए उन्हें सुलभ बनाने में आनंद आता था। और बात राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। दिवाली की रात एक ही परिवार, आपको बता दें कि यहाँ पर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके शाहदरा की है, जहाँ रात के वक्त स्कूटी पर सवार होकर आए हमलावरों ने दिवाली मना रहे चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। एक हमलावर ने पहले मृतक के पैर छुए और उसके बाद उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हमलावरों का पीछा कर रहे भतीजे पर भी उन्होंने गोली चला दी, जिससे उसकी भी वहीं मौके पर मौत हुई, जबकि परिवार का एक अन्य सदस्य इस हमले में घायल हो गया। हत्या का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। फर्श बाज़ार एरिया में बिहारी कॉलोनी में कुछ गोलियां चली हैं और वो गोलियां लगी भी हैं। जब मौके पर गए तो पाया कि आकाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा ऋषभ जिसकी उम्र 16 साल है और उसका बेटा कृष जिसकी उम्र 10 साल है, इन लोगों को गोली लगी है। अभी राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ, इनकी मृत्यु हो गई है। हम आगे की जांच कर रहे हैं। हमें पटाखे फोड़ रहे थे। जी वो आया एकदम से, पैर छुए। कितने लोग आए? 2 लोग आए थे, एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के। उसने आया, उसने उससे बोला मार, चला। उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गए, मेरा एक भाई यहाँ गया। वो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी आगामी 11 से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का अध्ययन दौरा करेगी। इस दौरान जेपीसी के सदस्य इस विधेयक पर चर्चा के लिए कई सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। जेपीसी के सदस्य इन 5 राज्यों की राजधानी में उनके अल्पसंख्यक मामलों के विभाग, कानून विभाग, अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के साथ बातचीत करेगी। वह बार काउंसिल और मुतवली संघों सहित अन्य हितधारकों से भी मुलाकात करेगी। कमेटी 9 नवंबर को असम की राजधानी गुवाहाटी से अपना दौरा शुरू करेगी। इसके बाद 11 नवंबर को भुवनेश्वर यानी ओडिशा, वहीं 12 नवंबर को पश्चिम बंगाल के कोलकाता, 13 नवंबर को बिहार के पटना और 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जाएगी। इससे पहले 4 और 5 नवंबर को मुस्लिम महिलाओं, शिक्षाविदों, वकीलों और सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ दिल्ली में भी बैठक होगी। कमेटी को संसद के विंटर सेशन से पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। कर्नाटक के भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करने को कहा है। भाजपा विधायक ने पत्र में लिखा है कि वे विनम्रतापूर्वक प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुरोध करते हैं कि निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने और आगे अन्याय को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करें। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा कानूनों द्वारा सशक्त वक्फ बोर्ड कथित तौर पर व्यक्तियों, किसानों और लंबे समय से चली आ रही धार्मिक संस्थाओं जिनमें वक्फ से संबंध नहीं है, उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। और देश के तमाम बड़े शहरों में प्रदूषण की कोई कमी नहीं है, लेकिन दिवाली के मौके पर प्रदूषण का जो स्तर है, जो लेवल है, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली की बात करें तो सुबह होते ही हर जगह सिर्फ यहाँ प्रदूषण की वजह से धुंध नजर आई। अगर कोई इंसान सांस का मरीज है तो वो घर से बाहर ही ना निकले, क्योंकि इसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली एनसीआर की हवा गंभीर स्तर तक पहुँच गई है। कई जगह तो AQI 350 पार कर गया। आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार का हाल सबसे खराब रहा, जहां AQI 395 दर्ज किया गया। वहीं अशोक विहार में AQI 384, अलीपुर में 350 और बोराड़ी में 394 दर्ज हुआ। आज से रेल यात्री केवल 60 दिन पूर्व ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकेंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे ने IRCTC के माध्यम से नए बुकिंग नियम लागू कर दिए हैं। ये बदलाव पहले की 120 दिनों की बुकिंग अवधि को कम कर रहा है, जिससे यात्रियों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना आवश्यक हो गया। नया नियम बुकिंग प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए है। हालांकि जो यात्री पहले से टिकट बुक कर चुके हैं, उन पर यह बदलाव लागू नहीं होगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस नए नियम के बारे में जानकारी रखें, ताकि किसी भी अंतिम क्षण की परेशानी से बच सकें और अपनी यात्रा का अनुभव सुगम बना सकें। यात्री अपनी भविष्य की यात्रा योजना के अनुसार IRCTC ऐप या वेबसाइट पर खुद टिकट बुक कर सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर संबंध रूट की ट्रेन का टिकट ले सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों ने कल अमृतसर जिले के सीमावर्ती इलाके में एक चीन निर्मित ड्रोन बरामद किया है। जानकारी के अनुसार BSF इंटेलिजेंस विंग ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया और अमृतसर जिले के भरोपाल गांव से सटे खेत से एक ड्रोन बरामद किया। बरामद ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक के रूप में की गई है। इसके अलावा BSF के जवानों ने अमृतसर
जिले के धनोई कला गांव के पास एक खेत से हेरोइन का एक पैकेट भी बरामद किया है, जिसका वजन करीब 540 ग्राम था। और बात शेयर बाजार की। दरअसल भारतीय शेयर मार्केट में दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। इस अवसर पर ही स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE पर आज शाम 6 से 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। मुहूर्त ट्रेडिंग पर प्री ओपनिंग सेशन शाम 5:45 से यानी 5:45 से शाम 6 बजे तक होगा। मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम स्लॉट में इक्विटी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और सिक्योरिटीज लेंडिंग और बॉइंग जैसे कई सेगमेंट में ट्रेडिंग होगी। BSE NSE ने 20 अक्टूबर को अलग अलग सर्कुलर में इसकी घोषणा की थी। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में मेटुला और हाइफा के पास कृषि क्षेत्रों में 7 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के अनुसार सीमावर्ती शहर मेटुला के पास गुरुवार सुबह हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने लेबनान से एक रॉकेट दागा जो एक सेब के बागीचे में जा गिरा, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में क्रेत अता के हाइफा उपनगर के बाहर एक जैतून के बाग में 2 और लोग मारे गए। सभी मृतक खेतीहर मजदूर थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने एक बयान में हिजबुल्लाह के हमले की पुष्टि की है। अमेरिका में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और इसी के साथ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को अनदेखा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर जोरदार हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका समेत दुनिया भर में हिंदुओं की अनदेखी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अपने प्रशासन के तहत वह हिंदू अमेरिकियों और को बचाने के साथ ही कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे का विरोध करेंगे। भारत के साथ संबंधों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि रोशनी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर ले जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज से मुंबई के वानखेड़े मैदान पर शुरू हो चुका है। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने लंच तक 3 विकेट खोकर 92 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड का पहला विकेट डेवॉन कॉनवे के रूप में गिरा, जिन्हें आकाशदीप ने 4 रन पर LBW किया। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर का कमाल देखने को मिला, जिन्होंने कप्तान टॉम लेथम और उसके बाद सचिन रविंद्र का विकेट निकाला। न्यूजीलैंड को शुरुआती तौर पर ये झटके दिए। इस मैच में भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सभी भारतीय खिलाड़ी मालविका बसांडो, आयुष शेट्टी, सतीश कुमार करुणाकरन और रक्षिता श्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मालविका ने महिला सिंगल्स राउंड में एरिना अमाली एंडरसन को हराया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला वियतनाम की थ्यू लिन गुएन से होगा। रक्षिता श्री ने महिला सिंगल्स राउंड में स्कॉटलैंड की क्रिस्टी ग्लिमर को हराया। क्वार्टर फाइनल में अब उनका सामना डेनमार्क की जूली दावाल जेक्टन से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इटली की गियोवानी टोटी को मात दी। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला फिनलैंड के केले क्लोजेनन से होगा। वहीं बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने पेरिस मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दिमित्रोव ने अंतिम 16 के मुकाबले में फ्रांस के आर्थर रिंडनेच को 6-2, 4-6, 7-6 से शिकस्त दी। इसके साथ ही दिमित्रोव ने ATP फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। क्वार्टर फाइनल में अब दिमित्रोव का सामना कारिन खाचनोव से होगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।